चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे एक टाइम डर लग गया था कि कुछ उड़ कर ना जाए सामने में, आप को भी आवाज़ सुनाई पड़ गया होगा मोबाइल का ना, अजीब सा आवाज़ करने लगा, मतलब बहुत पुराना हो गया 4-5 साल। क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास की अवधारणा को लिखें। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास कहते किसको है? ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो, ठीक है, और हमारे आने वाली जो संतान होंगे, हमारी भावी पीढ़ी, ठीक है, उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, मतलब अपना भी फायदा और आने वाले पीढ़ी को कोई घाटा ना हो, इसे ही सतत विकास कहते हैं आम भाषा में। ऐसा ही एकदम लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही प्रश्नों में उत्तर दें, सॉरी अपने ही शब्दों में उत्तर दें, लिखाता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? इसकी अवधारणा, संरचना एवं कार्यों को लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल में थोड़ा सा इसका आता है। अगला हमारा, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? यह हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है, इसका क्या कारण है और समाधान क्या है, यह भी बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हाउ डज इट इफेक्ट आवर सोसाइटी, व्हाट इज इट्स कोज एंड व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले इसका परिभाषा देना है कि पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न घटकों में जैसे जल, वायु, ठीक है, या भूमि का प्रदूषण करना ही पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि वायु, भूमि, जल, तीन में से किसी का भी प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण माना जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के घटक लिखिएगा। ठीक है, पहले तो पहला घटक हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, तीसरा हमारा आएगा भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा अपरदन भी होता है। चौथा हम लोग दे देंगे पर्यावरण प्रदूषण में जितने भी पेड़ वृक्ष हैं, ये सभी हमारा प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण में केवल पेड़ पौधे नहीं आते हैं, जल भी आता है, वायु भी आता है, भूमि भी आता है। ठीक है, ये सभी पर्यावरण के भाग हैं, समझ रहे हैं ना। तो सबके बारे में बताना है। फिर जल संसाधन प्रदूषण कैसे होता है, भूमि प्रदूषण कैसे हो रहा है, ठीक है, वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, और एक नया प्रदूषण आया है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, साउंड पोल्यूशन नहीं होता है यार, इतना तेज़ आवाज़ से पटाखा फूटता है, बाजा बजता है, किसी के घर में शादी होगा तो 2 दिन तक सोने नहीं देगा, एकदम परेशान कर देता है ना। तो यही चीज़ प्रदूषण है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। व्हाट इज सॉइल इरोजन और राइट द फैक्टर इफेक्ट सॉइल इरोजन। तो देखिए, जब बाढ़ वगैरह आता है बेसिकली, तो मृदा जो है बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ता है, ठीक है, हवा चलती, तेज़ हवा, उससे भी मृदा प्रदूषण होता है। कई बार भूस्खलन हो जाता है, ज़मीन खिसक जाता है, उससे भी मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो बहुत प्रकार का मृदा प्रदूषण है, आपको आइडिया लगा के पढ़ लेना है और लिख लेना है। अगला है हमारा, जल संसाधन के मुख्य स्रोत क्या हैं? मानव जीवन में जल संसाधन के महत्व को लिखें। ठीक है, जल संसाधन आपको बता देना है कि पृथ्वी का 3 भाग, ठीक है, जल है, 4 भाग में 3 भाग जल है, और इसलिए जल संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत सारे जो ऐसे हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, हिमखंड, यानी कि जो बर्फ़ से बने पर्वत, ठीक है, अगर वो पिघल गए और जल बन गए, ठीक है, तो हमारा कल्याण हो गया, राम नाम सत्य हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पीने वाला जो पानी है हमारे पास बहुत कम मात्रा में है, 0.2% है। ठीक है, 0.2% है पीने का वाला पानी, या फिर देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, और वो पानी हमारे पास बहुत कम मात्रा में मौजूद है। ठीक है, जल का पीएच मान बता दीजिएगा कि जल का पीएच मान जो 7 होता है, ऐसा शुद्ध वाटर बहुत रेयरली मिलता है कहीं पे। ठीक है, और इसमें भी अगर हम जल को प्रदूषित करें तो घाटा है भाई। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ बताएं, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको सब कुछ फ्री में मिलता है। जैसे मान लीजिए आप 5 दिन हॉस्पिटल में रहें, ठीक है, वेंटिलेटर लगा के, वेंटिलेटर नाक में लगाते हैं ना, ऑक्सीजन वाला, तो आपको कितना लग जाएगा 5 दिन का? अनुमान लगाइए कितना लगेगा, लगभग 10,000। ठीक है, 5 दिन का मान के चलते 10,000 कम से कम।
5 दिन सांस लिए आप तो 10,000, और जीवन भर हम जो वायुमंडल में सांस रह रहे हैं फ्री में, उसका कोई मोल नहीं बाहरी। कम से कम 2 को पेड़ लगाओ यार, ठीक है। कम से कम हर साल 2 को पेड़ लगाओ, 2 को नहीं तो 1 को तो लगाओ। फ्री में हमको वायु मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, कोई पैसा नहीं, फ्री फोकट का। लेकिन आदमी इसको पे गौर थोड़ी हो करता है, और वही हॉस्पिटल में जाके 2 दिन देगा ना तो अभी 20,000 का बिल बना देगा, फिर वो वही सांस लेगा। उससे अच्छा कि पहले सुधार लो, संकट आने से पहले। संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन में अंतर बताना है। संसाधन किसे कहते हैं? तो हर वह चीज़ जो मनुष्य के काम में आती है संसाधन कहलाती है, सबसे आसान परिभाषा। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिन्यूएबल वैसा संसाधन जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करें तो दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, वह हो गया हमारा अनवीकरणीय। ठीक है, इसमें अंतर बता दीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आता है? जैसे पवन, ठीक है, वायु को कितना यूज कीजिए, ख़त्म होने वाला है, हवा नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, जल, जल ख़त्म नहीं होगा लेकिन इसकी गुणवत्ता में, क्वालिटी में डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जल संसाधन में नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वायु हो गया, जल हो गया, उसके बाद क्या होगा? वायु संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, उसके बाद आप मृदा संसाधन दे दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, मिट्टी। ठीक है, तो मृदा संसाधन भी हमारा नवीकरणीय संसाधन है। सूर्य का जो रोशनी आता है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये सभी हमारे नवीकरणीय हैं। अनवीकरण जो ख़त्म हो जाएगा, कोयला आ गया, ठीक है, गैस आ गया, जितना भी एलपीजी वगैरह गैस है, ठीक है, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सभी हमारे नवीकरणीय हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देन है हमारा जैव विविधता किसे कहते हैं? इसके विभिन्न स्तरों को बताना है। ठीक है, तो जैव विविधता में बहुत सारे जीव आते हैं। ठीक है, मनुष्य भी आता है, शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है, सर्वाहारी, इस सभी को बताना है आपको। डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास स्थान एक साथ होता है, इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव, मनुष्य से लेकर के एक चींटी तक, सब जैव विविधता में आ जाएंगे। 9 नंबर में हमारा है वैश्विक पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों के बारे में बताना है। इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन हो जाएगा, ओजोन परत अपक्षय। ठीक है, क्या समझे वैश्विक पर्यावरण? वैश्विक मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, ऐसा पर्यावरण प्रदूषण जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, हमारे केवल भारत में नहीं हो रहा है, ना केवल झारखंड में, ना केवल संथाल परगना में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन वेरियस इशू ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड आपका जितना भी है ऑर्गेनाइजिंग रिन्यूएबल etc। यहाँ पे मैंने इसको गलत कर दिया, यहाँ पे ओजोन लेयर होना चाहिए था। ठीक है, ओजोन परत। तो देखिए, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो विश्व में बड़े बड़े अंटार्कटिका मान ले पिघल गया तो केवल क्या भारत को नुकसान होगा? हिमालय पिघलेगा तो भारत को नुकसान होगा। पूरा अंटार्कटिका पिघलेगा तो पूरे विश्व को नुकसान होगा। सबसे पहले तो जितने छोटे छोटे देश हैं वो सब डूब जाएंगे। ठीक है, ग्रीनलैंड वगैरह को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचेगा। ठीक है, और इधर आपका मालदीव वगैरह डूब जाएगा। छोटा छोटा जितना भी है, मॉरिशस, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे डूब जाएंगे अगर जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। इस साल देखे हैं टेम्परेचर कितना हाई पहुंच गया, हर साल टेम्परेचर हाई पहुंचता है, तो थोड़ा मीट वगैरह कम खाया कीजिए। मीट खाते हैं ना, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ता है थोड़ा सा जान लीजिए, आप किताब में लिख लीजिएगा इसी को। जैसे 1 किलो मीट अगर हम खस्सी के खाते हैं, ठीक है, वैसे मैं नहीं खाता हूँ, कभी कभी 2-4 पीस खा लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं खाता हूँ लेकिन बहुत कंट्रोल में खाता हूँ। मेरे घर में मैं सबसे कम मात्रा में मीट खाने वाला इंसान हूँ। ठीक है, अगर मेरा वश चले तो अगर इन फ्यूचर में जब आएंगे फैमिली में तो मैं सोचूंगा कि पहले ही बोलूँगा यार मीट नहीं खाया तो बहुत बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, चलिए जो भी वो फ्यूचर की बात है। मान लीजिए 1 किलो खस्सी का मीट लिए हम। अब 1 किलो खस्सी का मीट, जैसे 4 किलो का अभी हमारा एक खस्सी है, ठीक है, उसको 5 किलो होने में कितना उसको पत्ता लगेगा, अनुमान लगाइए। 4 किलो से 5 किलो में होने में कितना पत्ता खाएगा वो, तब जाके वह खस्सी 1 किलो वजन बढ़ेगा। अनुमान लगाइए, कम से कम 20 किलो पत्ता खाएगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
20 किलो पत्ता। 1 किलो मांस में 20 किलो पत्ता लग रहा है। एक दिन में भारत में लगभग कितना किलो मांस जाता होगा? मान के चलिए अनुमानतः 10,000 किलो, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, 10,000 किलो, इससे भी ज़्यादा हमारा मीट एक दिन में भारत में लग रहा है। ठीक है, कटा रहा है। अब इस 10,000 में अगर 20 किलो 1 किलो मीट में बन रहा है, तो अब अनुमान लगा लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 लाख। 20 लाख पत्ता अगर एक दिन में 1 लाख, हाँ 1 लाख 20 लाख, 20 लाख पत्ता हमारा अगर एक दिन में कटता है तो कितना जंगल कटेगा? ठीक है, कितना पेड़ के पत्ते कटेंगे? सब बकरी घास नहीं खाती है, और घास भी खाती है मान लेता हूँ, फिर भी जो है आपका बहुत मात्रा में जंगल कटता है दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज जाता है। ठीक है, और मतलब घास भी एक तरह से हमारा पर्यावरण में योगदान देता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग मीट खाएंगे ना, पर्यावरण प्रदूषण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, उतना पेड़ कटेगा। अब उतना पेड़ कटा तो फिर रिकवरी उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा मीट वगैरह कम खाया कीजिए, पोल्ट्री वगैरह तो छोड़िए दीजिए, वैसे नहीं छोड़ पाएंगे ना। हाँ मालूम है नहीं छोड़ पाइएगा, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम सप्ताह में, मतलब कम से कम सप्ताह में एक दिन, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो एक दिन खाइए, नहीं तो मैं कहूँगा कि 15 दिन में एक बार खाइए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, शाकाहार रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सजेस्ट मैं केवल वही कर रहा हूँ कि कंट्रोल में खाइए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य के पर्यावरण, उद्योग, खनिज तथा पर्यावरण स्थलों के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में बताना है। झारखंड राज्य के पर्यावरण, उद्योग, खनिज और पर्यटन स्थल, इसमें झारखंड राज्य का पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कि सबसे प्रदूषित राज्य हमारा ज़िला जो है धनबाद है। ठीक है, यहाँ पे कोयला खदानें हैं बहुत बड़ी बड़ी। उसके बाद झारखंड में खनिज के नाम बोला जाए तो कोयला सबसे पहले नंबर पे आएगा, कोयला है। ठीक है, अभ्रक है। अगर कोई आपको बोल दे झारखंड के किन्हीं 5 खनिज का नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा? कोयला ही एक जानते हैं, और क्या बोलिएगा ना। चलिए मैं बताता हूँ, नोट कीजिएगा। कोयला, अभ्रक। ठीक है, भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है हमारे भारत में, झारखंड में बॉक्साइट, लोहरदगा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद 3 गो मैंने बता दिया। यूरेनियम पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में, जमशेदपुर में। जादूगोड़ा के यूरेनियम फैक्ट्री है, वहीं पे खदान है, वैकेंसी भी आता है कई बार यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद तांबा पाया जाता है घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने कितना बता दिया? 4-5 को बता दिया ना। हाँ, इतना लिख दीजिए ना, काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क आयरन और जिसको बोलते हैं, यह आपका पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में, चाईबासा में लौह अयस्क की फैक्ट्री है। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट पाया जाता है पलामू में, ग्रेफाइट पेन वाला ग्रेफाइट, सॉरी पेंसिल वाला। ठीक है, तो इतने आप लौह खनिज के बारे में बता सकते हैं। पर्यटन स्थल के बारे में बता सकते हैं, बेतला नेशनल पार्क हमारा है। ठीक है, और आपका उधर संथाल परगना तरफ है साहिबगंज। ठीक है, मसांजोर डैम जो कि दुमका ज़िला में है, और जामताड़ा में ऐसा कुछ घूमने का जगह नहीं है। देवघर में अच्छा है आपका, यहाँ पे मलुटी घूम सकते हैं, सॉरी मलुटी तो दुमका में है। बाबा नगरी देवघर सावन महीना में अब तो शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वासुकीनाथ है दुमका में। फिर आपका पाकुड़ साइड में कुछ है क्या, उसे मुझे मालूम नहीं है। साहिबगंज में गंगा नदी है। ठीक है, हुंड्रू फॉल, लौद जलप्रपात, इन सब के बारे में बता सकते हैं। नेटरहाट, जुबली पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं। उसके बाद और क्या बताएंगे? रांची में आइएगा तो फिर गेतलसूट डैम वगैरह है। ठीक है, मैथन डैम धनबाद में है, बहुत सारा डैम है, कितना बताएंगे, झरना बहुत सारा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में बताना है। मैं एक दिन और एक वीडियो लाऊंगा डिटेल में, ये वीडियो तो 15 मिनट का है, उस दिन मैं एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सब्जेक्टिव यहाँ पे तो नहीं लिखा है कहीं पर भी, फिर भी मान के चलिए कि आप पेपर आपका सब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा दूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूरा पेपर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, सर्च मारिएगा इसके नाम से या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा।